हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 6 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमी का अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अभी करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपकी नॉलेज को भी चेक करेगा, क्योंकि कल ही हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है डिटेल में, तो आपने कितना माइंड में रिटेन किया है वो यहाँ पर चेक किया जाएगा। विच कंट्री रैंक्ड इन द टॉप 3 इन द 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में किस देश को शीर्ष 3 में स्थान दिया गया है? ऑप्शन हैं स्पेन, स्वीडन, फिनलैंड या फिर नॉर्वे। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं करंट अफेयर्स संबंधित, स्ट्रैटेजी के संबंधित, तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा चैनल है। Which state launched the facial recognition system FRS for inner line permit ILP system? किस राज्य ने इनर लाइन परमिट सिस्टम के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है मणिपुर। आपको जानना चाहिए, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, इन्होंने इनर लाइन परमिट होल्डर्स के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को लॉन्च किया है। साथ ही 2 कैमरा माउंटेड मोबाइल FRS व्हीकल्स भी लॉन्च किए हैं या इनको हरी झंडी दिखाई है। तो जो भी ILP होल्डर्स हैं, यानी कि इनर लाइन परमिट होल्डर्स हैं, उनकी जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो गई है या नहीं हुई है, उस चीज़ को चेक किया जाएगा इस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के तहत। अभी ILP सिस्टम आखिर होता क्या है? तो ILP सिस्टम मणिपुर में 1 जनवरी 2020 से लागू हुआ। आपको बता दें, इससे पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में ऑलरेडी ये लागू था और मणिपुर 4th स्टेट बना जहाँ पर ये इनर लाइन परमिट लागू हुआ। आपको बता दें, जिन भी स्टेट्स में ये ILP सिस्टम लागू है, वहाँ पर जो आउटसाइडर्स हैं, यानी कि दूसरे राज्य से भी जो लोग आ रहे हैं, उनको एक स्पेशल परमिशन लेनी होती है उस राज्य में आने के लिए, तो उसको बोलते हैं ILP। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सभी जानते हैं कि मणिपुर में काफ़ी वायलेंस चल रहा है और शूट करने के भी ऑर्डर गृह मंत्रालय ने दिए हुए हैं यदि कोई दंगा करते हुए पाया जाता है। मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, कोई भी इस तरह का इवेंट होता है तो आप कुछ ना कुछ सिखाता है, ठीक है? तो मैं काफ़ी शॉर्ट में आपको बताऊंगा और महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा, इसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो जो इंटरेस्टेड है वो सुन लीजिए, जो नहीं है वो आगे बढ़िए। देखिए, एक मेती पीपल रहते हैं यहाँ पर, मेती बोल सकते हैं, मेती बोल सकते हैं। मेती पीपल मणिपुर में रहते हैं, ठीक है? और एक रहते हैं नागाज एंड कुकीज़। अब अंतर ये है कि जो मेती पीपल रहते हैं ये वैली एरिया में रहते हैं। मणिपुर बेसिकली जो उसका ज्योग्राफिक लोकेशन है वो इस तरह से है कि वैली है और हिल है। वैली जो है एरिया छोटा है लेकिन जनसंख्या काफ़ी है। जो हिल है वो एरिया काफ़ी है लेकिन लोगों की संख्या कम है। यानी कि जो मेती पीपल हैं इनकी जनसंख्या काफ़ी है अगर हम कंपेयर करें नागाज से और कुकीज़ से। दूसरी बात यह है कि जो नागाज एंड कुकीज़ हैं ये ST कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? ट्राइबल पॉपुलेशन में आते हैं। लेकिन जो मेती हैं ये नॉन ST हैं। अगली बात यह है कि जो मेती हैं ये वेस्टर्नाइट हिंदूज़ हैं और जो नागाज एंड कुकीज़ हैं ज़्यादातर वो क्रिश्चियन पॉपुलेशन हैं। अब ये देखिए, मेती लोगों की डिमांड रही है कि हमको ST जो कम्युनिटी है उसमें इंक्लूड किया जाए हमको। तो हाल ही में हाई कोर्ट ने मणिपुर के हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है सरकार को कि आप इस बारे में विचार करिए और जो मेती पीपल हैं इनको नॉन ST से इनको ST में आप जो है लाने के लिए सरकार से सिफारिश कीजिए, क्योंकि सरकार ही ला सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट।
आप सिफारिश कीजिए। तो इसी बात को लेकर जो नागाज़ हैं या कुकीज़ हैं, या फिर आप ब्रॉडली कह सकते हैं कि जो एसटी कम्युनिटी है, वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी है, वो भड़क गई है। इसी वजह से वायलेंस चल रहा है। लेकिन इससे पहले का इतिहास वो है जो मैंने आपको बताया कि वैली एरियाज़ में मैती रहते हैं और हिल्स एरिया में नागाज़ एंड कुकीज़ रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये क्रिश्चियन हैं और मैती लोग जो हैं ज़्यादातर ये हिंदूज़ हैं। ठीक है, अब कुछ देखिए इससे धर्म से भी संबंधित होता ही है ना, अलग अलग रिलीजन से जब लोग आते हैं। दूसरी बात ये है, जो नागाज़ एंड कुकीज़ हैं हिल्स में, ये लोग वैली में आकर रह सकते हैं, लेकिन जो वैली के मैती पीपल हैं ये जो हिल एरिया है यहाँ पर नहीं रह सकते। ऐसा यहाँ का लैंड जो है लो है। ठीक है, तो एक समस्या ये है। दूसरी बात ये है कि जो नागाज़ एंड कुकीज़ हैं ये कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी एक शहरी इलाके में रहते हैं, मैती पीपल है ना, वैली में रहते हैं, इनके पास सारी सुविधाएं हैं, संपन्न लोग हैं, इनकी जनसंख्या भी ज़्यादा है, इनको आप एसटी में इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, ट्राइबल कम्युनिटी में इनको क्यों ला रहे हैं? तो इनका ये कहना है। तो पूरा विवाद जो है ये इसी वजह से हुआ है, जो हाई कोर्ट ने हाल ही में ऑर्डर दिया है कि इन लोगों को आप एसटी कैटेगरी में लाने के लिए प्रयास कीजिए और सरकार से सिफारिश कीजिए। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब यहाँ से सीखने के मिला आपको कि मैती पीपल, वैसे तो ये और भी राज्यों में रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या इनकी मणिपुर में है। और ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है कि मैती पीपल कहाँ के रहने वाले होते हैं। जो आता है ना वो जो एथनिक ग्रुप वाला मैच द फॉलोइंग वाला, उन क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए सूडान क्राइसिस चल रहा है, वहाँ से भी आपको सीखने के मिला कि हक्की पिक्की ट्राइब जो है हमारी कर्नाटक से वहाँ पर फंसी हुई थी, है ना। तो कोई भी क्राइसिस होता है वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, बशर्ते आप कितना इंटरेस्टेड हो जानने के लिए। Max Life Insurance has tied up with which small finance bank to offer life insurance solutions? Max Life Insurance ने जीवन बीमा समाधान प्रदान करने के लिए किस लघु वित्त बैंक के साथ करार किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने एक पार्टनरशिप अनाउंस की है जिसके तहत कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर्स को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस अपने जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफर करेगा। तो इस टाइप के तहत जो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर्स हैं उनको कई सारी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंश्योरेंस से संबंधित, जैसे सेविंग्स, प्रोडक्शंस, रिटायरमेंट, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स ऑफर किए जाएंगे मैक्स लाइफ के द्वारा। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप जानते हैं कि इंडिया का फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पर इसने ऑपरेशन अपना शुरू किया 2016 में। बेसिक डिटेल जानिए तो हेडक्वार्टर्स जालंधर में है। MD एंड CEO सर्वजीत सिंह समरा हैं। इसकी टैगलाइन है विश्वास से विकास तक। Which agency has signed an MOU with iHub Data International Institute of Information Technology Hyderabad IIITH to support fintech entities? किस एजेंसी ने फिनटेक संस्थाओं का समर्थन करने के लिए iHub Data अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, IFSCA। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA और iHub Data इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने एक MOU साइन किया है यहीं IIIT हैदराबाद कैंपस में। तो इस MOU का मकसद है जो फिनटेक एंटिटीज़ हैं, जो टेक फिन एंटिटीज़ हैं, उनको सपोर्ट करना। तो दोनों मिलकर इस तरह की जो फिनटेक एंटिटीज़ हैं उनको सपोर्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएंगे और जो भी चीज़ें होती हैं वो सपोर्ट करेंगे। What is the projected growth rate for the Asia Pacific region this year according to the International Monetary Fund? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार इस वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए अनुमानित विकास दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, 4.6%। देखिए एशिया पैसिफिक रीजन में इस साल जो ग्रोथ रहने वाली है 4.6% की रहेगी। 2022 में 3.8% की रही थी, ऐसा कहा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। और ये भी कहा है कि एशिया पैसिफिक रीजन में जो ग्रोथ रेट है उसको लीड करेंगे इंडिया एंड चाइना। तो एक रिपोर्ट इन्होंने जारी की, रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक एशिया एंड पैसिफिक। इसमें बताया है IMF ने कि जो पूरा रीजन है, ठीक है, उसकी जो ग्रोथ रहेगी वो ग्लोबल ग्रोथ की 70% यहाँ से कंट्रीब्यूट की जाएगी। विच सिटी विल होस्ट द फर्स्ट फ्रेंचाइजी बेस्ड ग्लोबल चेस लीग इन 2023? कौन सा शहर 2023 में पहली फ्रेंचाइजी आधारित वैश्विक शतरंज लीग की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए, दुबई। आपको जानना चाहिए ग्लोबल चेस लीग ये एक जॉइंट वेंचर है फाइड एंड टेक महिंद्रा के बीच में।
इन्होंने अनाउंस किया है कि दुबई यूएई में ये ग्लोबल चेस लीग खेली जाएगी, इसका इनॉग्रल एडिशन यानी कि पहला एडिशन। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड फर्स्ट फ्रेंचाइजी बेस्ड चेस लीग होने वाली है। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल इसका होस्ट पार्टनर है। तो ये जो फर्स्ट एडिशन है ये 21 जून से 2 जुलाई तक चलेगा। इसमें 6 टीम्स होंगी और हर एक टीम में 6 प्लेयर्स होंगे, जिनमें मिनिमम 2 फीमेल प्लेयर होंगी और 1 आइकन प्लेयर होगा। तो ये जो पूरा टूर्नामेंट है राउंड रॉबिन फॉर्मेट में चलेगा। हर एक टीम 10 मैचेस खेलेगी। विच कंट्रीज फास्ट बॉलर शबनीम इस्माइल अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट? किस देश की तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है साउथ अफ्रीका। देखिए साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर शबनीम इस्माइल, आपको बता दें ये इन्होंने जो है विमेंस क्रिकेट में सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी डाली हुई है। तो इन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल गेम से अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। आपको बता दें जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ इनका मैच हुआ था साउथ अफ्रीका का, केप टाउन में फरवरी के महीने में। तब इन्होंने 128 किलोमीटर पर आवर की डिलीवरी डाली थी, जो कि फास्टेस्ट है विमेन गेम में। आपको बता दें इन्होंने 127 वनडे इंटरनेशनल्स में 191 विकेट्स लिए हैं और ये दूसरे नंबर पर आती हैं। पहले नंबर पर इंडिया की झूलन गोस्वामी है। साथ ही इन्होंने 123 विकेट्स लिए हैं T20 इंटरनेशनल्स में, जिसमें कि ये 4th पोजीशन पर आती हैं। बिजनेसेस विद टर्नओवर of over what amount will have to upload e-invoice on invoice registration portal within 7 days? किस राशि से अधिक के टर्नओवर वाले व्यवसाय को 7 दिनों के भीतर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर ई चालान अपलोड करना होगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी ₹100 करोड़। देखिए नए जीएसटी रूल के अनुसार जो ऐसे बिजनेस हैं जिनका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, तो 1 मई 2023 से उनके लिए कानून लागू हो गया है कि उन्हें जो उनका इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइसेस हैं उन्हें इन्वॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करना होगा 7 दिन के अंदर। यानी कि अगर 1 मई को इन्वॉइस जनरेट हुआ है तो 7 मई तक करना होगा, 8 मई को नहीं। अभी क्या चल रहा है कि जो इन्वॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जो करंट डेट है उसके हिसाब से ही अपलोड कर देते हैं, ठीक है। जबकि करना किस हिसाब से चाहिए, जिस तारीख को वो इन्वॉइस जो है इशू हुआ है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं IRP इज़ यूज्ड फॉर वैलिडेटिंग इफ इनवॉइसेस आर एक्चुअली जेन्युइन। तो जो इनवॉइस हैं वो जेन्युइन है या नहीं है, तो उसी वजह से ये सिस्टम, ये नया रूल लागू किया गया है। बाय व्हाट परसेंटेज डिड UPI ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स डिक्लाइन मंथ ऑन मंथ इन अप्रैल 2023? अप्रैल 2023 में UPI लेन देन की मात्रा में महीने दर महीने कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? सही आंसर ऑप्शन ए है 7.96%। देखिए आपको जानना चाहिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ट्रांजैक्शंस में डिक्लाइन देखने के मिला है, चाहे वो वॉल्यूम वाइज चाहे वो वैल्यू वाइज हो, अप्रैल 2023 में। जबकि इससे जो प्रीवियस मंथ रहा अप्रैल, वहाँ पर अपने पीक पर था ये। तो जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है इनमें डिक्लाइन देखने को मिला है 7.96% का मंथ ऑन मंथ अप्रैल के महीने में। और ट्रांजैक्शन की संख्या कितनी रही? 796.29 करोड़, जबकि मार्च में 865.16 करोड़ रही थी। ऐसा कहा है NPCI ने अपने UPI मंथली प्रोडक्ट स्टैटिस्टिक्स में। अगर हम ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात करें तो 9.51% का डिक्लाइन देखने को मिला है अप्रैल 2023 में। और कितनी वैल्यू रही? 12.71 लाख करोड़ रुपीस की, जबकि मार्च 2023 में 14.04 लाख करोड़ रुपीस थी। बाकी UPI आप जानते हैं, ये तो आप है ना। UPI इज़ अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग डिफरेंट बैंक अकाउंट्स। इट्स फीचर्स इंक्लूड इमीडिएट मनी ट्रांसफ़र थ्रू मोबाइल डिवाइस राउंड द क्लॉक। ये चीज़ें तो आप जानते हैं। वट इज़ द नेम ऑफ द रॉकेट यूज टू पुट द न्यू लो कॉस्ट स्टार सेंसर स्टारबेरी सेंस इनटू स्पेस? नए कम लागत वाले स्टार सेंसर स्टारबेरी सेंस को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रॉकेट का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है PSLV-C55। देखिए एक नया लो कॉस्ट स्टार सेंसर जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA के एस्ट्रोनॉमर्स ने डेवलप किया, तो ये अपने जगह पर पहुंच चुका है ना। इसरो का जो PSLV-C55 है, तो इसके द्वारा इसे भेजा गया था और ये जो है प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। तो इसका नाम है स्टारबेरी सेंस। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि जो जिस सैटेलाइट के बारे में भी इसको जो है पॉइंट आउट किया गया है, लक्ष्य रखा गया है, तो ये सैटेलाइट की पॉइंटिंग बताता है स्पेस में कि उसकी पॉइंटिंग स्पेस में किस जगह है, किसी भी स्पेस मिशन के लिए,
है ना, सैटेलाइट की एग्जैक्ट पोजीशन ये बताता है सेंसर, है ना, तो ये इसका काम है। द स्टार सेंसर इज केपेबल ऑफ फाइंडिंग इट्स पॉइंटिंग डायरेक्शन स्पेस बाय आइडेंटिफाइंग द स्टार्स इन इट्स फील्ड ऑफ व्यू। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द कैलकाता हाई कोर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, जस्टिस टी.एस. शिवगणना। तो देखिए जस्टिस टी.एस. शिवगणनम जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के, ये अब चीफ जस्टिस बन गए हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के। अब तक ये एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर कार्यरत थे। नाम पूरा कर लेना यहाँ पर। Which organization has approved $1.25 billion financing for 3 new projects in Bangladesh? किस संगठन ने बांग्लादेश में 3 नई परियोजनाओं के लिए 1.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, वर्ल्ड बैंक। देखिए वर्ल्ड बैंक ने 1.25 बिलियन यूएस डॉलर की फाइनेंसिंग अप्रूव की है बांग्लादेश में 3 प्रोजेक्ट्स के लिए, ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं। तो देखिए जो फाइनेंसिंग है, जो वर्ल्ड बैंक की हाल ही में मीटिंग हुई है बांग्लादेश के साथ, किस लिए? कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। ठीक है, ये कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? वर्ल्ड बैंक से संबंधित है। ये भी आप याद रखिएगा, टर्म पूछी जाती है एग्जाम्स में कि कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क किससे संबंधित है। अब ज़्यादातर जो इस तरह की टर्म आती है या तो वर्ल्ड बैंक से संबंधित होती है या फिर IMF से। ठीक है, हमने IMF से संबंधित देखा था एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, EFF, वो याद रखिएगा, IMF से संबंधित है। ये कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? आपका वर्ल्ड बैंक से। हाल ही हमने ये भी देखा कि साबुद्दीन चुपू, ये रिटायर्ड जज हैं और 22वें प्रेसिडेंट बने हैं बांग्लादेश के। 5 साल के टर्म के लिए अब्दुल हमीद को रिप्लेस कर रहे हैं। मैंने आपको कई बार बताया, कोई भी नियुक्ति होती है, यदि वो पहले किसी अच्छे पद पर रहा है तो वो भी आप जान लीजिए कि क्या थे। अब क्वेश्चन बनने के बिल्कुल चांसेस हैं कि बांग्लादेश के, अब घुमाने को तो क्वेश्चन कितना भी घूम सकता है टफ बनाने के लिए, बांग्लादेश के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, वो प्रोफेशन से क्या रहे? तो प्रोफेशन से क्या रहे? वो जज रहे, पूछा जा सकता है, इकोनॉमिस्ट रहे, जज रहे, एक्टर रहे, क्या रहे? तो आंसर होगा जज। Which country's telecommunications provider Dialog Axiata and India's Bharti Airtel have signed a binding term sheet for the merger? किस देश की दूरसंचार प्रदाता डायलॉग एक्सियाटा और भारत की भारती एयरटेल ने विलय के लिए एक टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी, श्रीलंका। देखिए श्रीलंका की टॉप मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन फर्म, लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर डायलॉग एक्सियाटा और इंडिया की भारती एयरटेल, इन्होंने एक बाइंडिंग टर्म शीट एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत जो इनकी श्रीलंकन सब्सिडरीज हैं उनको मर्ज कर दिया जाएगा। इसी मर्जर के साथ अब जो भारती एयरटेल का एक्सेस जो है श्रीलंका में, इसका कस्टमर बेस काफ़ी बढ़ जाएगा। आपको बता दें डायलॉग एक्सियाटा ये सब्सिडरी है मलेशियन एक्साइटा की। अच्छा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक से संबंधित भी आप जान लीजिए। जब एयरटेल की चर्चा हो रही है तो इसी के साथ एयरटेल पेमेंट्स बैंक का एक न्यूज़ भी जान लीजिए ताकि साथ में ही कवर हो जाए। इन्होंने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया है, किस लिए? टू रोल आउट फेस ऑथेंटिकेशन फॉर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2023? अप्रैल 2023 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी थी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 8.11%। देखिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा अप्रैल के महीने में, ये 4 महीनों के उच्चतम स्तर पर रहा है, 8.11% रहा है, जबकि मार्च 2023 में 7.14% ये रहा था। हालांकि अप्रैल के महीने में जो लेबर पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी हायर रहा है, 41.9% रहा है, जबकि मार्च में 39.7% रहा था। रूरल इंडिया की बात करें तो 20.3 मिलियन पीपल वर्कफोर्स में एंटर्ड हुए हैं और 95% लोगों को जॉब भी मिली है, जबकि अर्बन इंडिया की बात करें 5.2 मिलियन पीपल वर्कफोर्स में एंटर हुए हैं, केवल आधे लोगों को ही जॉब प्राप्त हुई है। Who among the following has been conferred a BAFTA फेलोशिप? निम्नलिखित से किसे बाफ्ता फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, मीरा सियाल। देखिए पॉपुलर UK बेस्ड इंडियन ओरिजिन एक्टर राइटर मीरा सियाल, इन्हें बाफ्ता फेलोशिप दिया गया है, जो कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी कि बाफ्ता द्वारा दिया जाने वाला हाईएस्ट जो है एक्कोलेड है या फिर सम्मान है किसी इंडिविजुअल को जो दिया जाता है। विच कंपनी हैज़ रीब्रांडेड पेबैक इंडिया एज जिलियन? किस कंपनी ने पेबैक इंडिया को जिलियन के रूप में रीब्रांड किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, भारत पे।
देखिए भारत पे ग्रुप जो कि एक लीडिंग फिनटेक कंपनी है, इन्होंने पे बैक इंडिया जो कि कंट्री का लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्रोग्राम है, इसको रीब्रांड कर दिया है, इसका नाम बदल दिया है ज़िलियन। अब ये इस नाम से जाना जाएगा। ज़िलियन या पे बैक इंडिया का काम ये है, इस ऐप को यदि आप इंस्टॉल करते हैं, यहाँ से शॉपिंग करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं, उससे आप वो जो शॉपिंग वाउचर वगैरह है वो खरीद सकते हैं। Who has become the world's highest paid athlete in 2023 as per the Forbes? फोर्ब्स के अनुसार 2023 में दुनिया का सबसे अधिक कमाई करने वाला एथलीट कौन बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट बन गए हैं। 2017 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है जब वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट ये बने हैं, ऐसा कहा है फोर्ब्स मैगजीन ने। ठीक है, आप सभी जानते हैं ये अब अल नसर के लिए खेलते हैं। और इनके बाद फिर लायनल मेसी हैं पेरिस सेंट जर्मन के, और कैलिन म्बापे भी इसमें शामिल हैं। तो टॉप 3 ये हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लायनल मेसी एंड कैलिन म्बापे। तो रोनाल्डो आप सभी जानते हैं 2025 तक इन्होंने इस सऊदी फुटबॉल क्लब को ज्वाइन किया हुआ है, मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ दिया था। 136 मिलियन US डॉलर इन्होंने अर्न किए हैं। मेसी की बात करें तो ये दूसरे नंबर पे 130 मिलियन US डॉलर के साथ, और इनके से जो क्लब टीममेट है और फ्रांस के कैप्टन है म्बापे, इन्होंने 120 मिलियन US डॉलर अर्न किए। फिर चौथे नंबर पर देखें तो लॉस एंजलिस लेकर्स बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स हैं। उसके बाद हैं फिर मैक्सिकन बॉक्सर कैनेलो अल्वारेज। तो ये टॉप 5 हैं अगर हम वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट्स की बात करते हैं। प्री असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे। वेयर डिड सिंथान स्नो फेस्टिवल 2023 टेक प्लेस? किश्तवाड़, जम्मू एंड कश्मीर। इन विच स्टेट हैज़ द हेरिटेज फेस्टिवल 2023 स्टार्टेड? गोवा। हु रिसेंटली टुक ओथ एज द 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? शाहबुद्दीन चुप्पू। विद विच कंट्री इज इंडिया क्रिएटिंग द नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर? यूनाइटेड किंगडम। Which Uttarakhand village earlier known as the last Indian village will now be known as the first Indian village? Answer is माना, चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। आप में से कई ऑप्शन ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट आप करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एक रिक्वेस्ट आपसे हो रहे, आपके भी जो फ्रेंड्स हैं टेलीग्राम पर जुड़े हैं, व्हाट्सएप पर जुड़े हैं, एक बार बस हमारी वीडियो का लिंक उन्हें ज़रूर दे दीजिएगा ताकि हमारा चैनल भी थोड़ा ग्रो कर सके आगे, है ना। क्योंकि देखिए इतना तो श्योर है, अगर कोई एक बार करंट अफेयर देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ वो कुछ सीख कर गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैंने आपसे कल पूछा था, गोल्डन ग्लोब प्रिज 2022 किसने जीती है? तो आप में से कई एस्पिरेंट्स को थोड़ा कन्फ्यूजन रहा। इसमें आंसर ऑप्शन बी नहीं होगा, आप आंसर ऑप्शन सी होगा, क्रिस्टन यूसेफ। अभिलाष टॉमी ने इस रेस को कंप्लीट किया है, वो रनर पर रहे हैं, लेकिन जीता किसने है? इन्होंने, जो तीसरे नंबर पर दी हुई है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। हो जाती है इस तरह की चूक, ठीक है, हो सकता है मैं भी आपको सही से नहीं बता पाऊँ, हालांकि लिखा हुआ था मैंने, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो हम CDS में पूछे गए क्वेश्चंस देख रहे हैं, जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स के, कुछ इकोनॉमी से संबंध भी देख रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू डेफिसिट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन स्पेंडिंग में जो कॉन्ट्रैक्शन आता है, जो कमी आती है, किसके कारण? डिफिसिट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट, इसको क्या कहते हैं? गवर्नमेंट की जो डिफिसिट स्पेंडिंग है उसके कारण प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में जो कमी आती है उसको कहते हैं क्राउडिंग आउट। डिफिसिट स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट का इतना रेवेन्यू नहीं है जितना गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, उसको बोलते हैं डिफिसिट स्पेंडिंग। ठीक है, अब गवर्नमेंट जब खर्चा कर रही है तो बाज़ार से पैसा उठाती है, रेवेन्यू भी तो बढ़ाना है, तो टैक्स जो है टैक्स रेट बढ़ा देती है। तो टैक्स रेट बढ़ेगा, उससे कारण क्या होता है, जो प्राइवेट स्पेंडिंग है उसमें कमी देखने के लिए मिलती है। और जब गवर्नमेंट ही पूरा पैसा उठा लेगा तो प्राइवेट के पास भी, मतलब ज़्यादातर पैसा गवर्नमेंट उठा लेगी खर्चा करने के लिए, तो प्राइवेट के पास भी कुछ ऑप्शन ज़्यादा बचते नहीं है, उसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट। दूसरा है द सस्टेन डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन। ये तो काफ़ी सिंपल है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन काफ़ी है और GDP बढ़ नहीं रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी है, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, स्टैग प्लस इन्फ्लेशन। द अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यू टू चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी और इन द डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड। देखिए ऐसा एम्प्लॉयमेंट जो टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण होता है या फिर किसी प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज होने के कारण होता है,
उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है ना, जो जॉब का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है, स्किल मिसमैच हो रहा है, कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ गई जो वर्कर्स को आती नहीं है ना, उनका स्किल से मैच नहीं कर पा रही है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, आप बहुत छोटे टाइम के लिए अनएम्प्लॉय रहते हैं, जैसे एक कंपनी से आपने दूसरी कंपनी में स्विच करना चाहते हैं, आपको पता है जॉब तो मिल जाएगी है ना, एक कंपनी छोड़ दिया दूसरी कंपनी में आप चले गए, तो एक छोटे समय के लिए आप बेरोजगार रहे, या फिर आप कोई काम करते करते जो है नया काम ढूंढ रहे हैं, तो उसको भी बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम के लिए आप अनएम्प्लॉयड रहते हैं। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये एक्चुअली भारत में काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है, जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। और दूसरा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? अच्छा, ये साइक्लिक क्या है? साइक्लिकल होता है, जैसे मान लीजिए जीडीपी बढ़ी है ना, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, उनकी संख्या में कमी आती है, लेकिन जैसे ही रिसेशन का पीरियड आता है तो जो अनएम्प्लॉयड पीपल हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती जाती है, तो इसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर लास्ट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? किसी काम में इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है जितने उसमें कार्यरत हैं, 1 बीघा ज़मीन में 4 भाई लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। देखिए, एक तो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, ये जितने भी इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ये आपको पता होने चाहिए, बेसिक चीज़ें, यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स आपको पता होने चाहिए, नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, ये सभी आपको फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक संघ या समाज? आफ्टर बिहार विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड बैकवर्ड क्लास सर्वे which states Kalesar National Park saw a tiger after 110 years? Indian men's team has surpassed which team to become the number 1 test team in the rankings released by ICC? India's first rifle lady pilot Shivangi Singh participating in Orion military exercise 2023 belongs to which state? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।